हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थोड़े बहुत मेहनत कर देने से सॉलिड मार्क्स इसमें आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं हम लोग वैसे कंपाउंड को जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कई सारे लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है। लिगेंड बोलते हैं हम लोग ऐसे स्पेसीज को जो स्पेसीज सेंट्रल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स में जुड़े होते हैं। लिगेंड बोलते हैं वैसे स्पेसीज को जो सेंट्रल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। लिगेंड वैसे स्पेसीज को कहा जाता है जो वन और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेंट करता है और ये सेंट्रल मेटल एटम को एटलीस्ट वन लोन पेयर डोनेट करके अटैच हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में जो होता है वही आइडेंटिटी उसका सॉल्यूशन में भी होता है। एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, एक जनरल आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, उसको जब आप डिजोल्व कराते हैं, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनके आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इट मीन्स कंप्लीटली वो डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे आप पोटास एलम को डिजोल्व कराते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2 को हम लोग पोटासियम बोलते हैं। पोटासियम का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। जब आप इसको डिजोल्व कराते हैं वाटर में तो इसमें जितने भी आयन हैं सब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन, H+ आयन, OH- आयन, जितने भी आयन हैं सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ में या सेंट्रल मेटल आयन के साथ में नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड रहते हैं तो सॉल्यूशन में भी ये अटैच्ड रहते हैं, ये डिसोशिएट नहीं करते हैं, ये सेपरेट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर K3Fe दिया गया और इसको जब आप वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो इसमें जो आयनाइजेबल पार्टिकल है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिखाया गया। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स का पार्ट वो है जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है और इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट हैं यह पार्ट सेपरेट नहीं होते हैं। जितने भी साइनाइड हैं या Fe के साथ में सॉल्यूशन में अटैच रहते हैं और ये सेपरेटेड नहीं होते। तो इस तरह के कंपाउंड को जिसमें एक सेंट्रल मेटल के साथ में कई सारे लिगेंड अटैच रहते हैं और वो सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं करते हैं। जैसा अटैचमेंट इनका सॉलिड स्टेट में होता है उसी तरह का अटैचमेंट सॉल्यूशन में भी रहता है। इट मीन्स इट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, जिसमें एक सेंट्रल मेटल के साथ में कई सारे लिगेंड अटैच्ड रहते हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं और एक सेंट्रल मेटल के साथ में कई सारे लिगेंड का अटैचमेंट दिखाते हैं। जैसे CO के साथ में यहाँ 6NH3 अटैच्ड और ये आयोनाइजेबल नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता है। इट मीन्स ये जब सॉल्यूशन में जाता है तो सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। यदि कॉम्प्लेक्स आयन में पॉजिटिव चार्ज है तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन। कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कॉम्प्लेक्स एनायन। जैसे कोबाल्ट के साथ में साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, आप इसको कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट केटायन के रूप में होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन के रूप में मौजूद होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन पार्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केटायन भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन भी होते हैं। It is many type of compound may contain complex cation or complex anion or both. Sometimes coordination compound neutral complex के रूप में एग्जिस्ट करता है, वहां कोई चार्ज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वहां किसी तरह का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आपको यहाँ
बताया गया FeCO5, यह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। हम लोग NiCO4 लिखते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ये सभी कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करने का तरीका भी एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से डिफरेंट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नेमिंग करते हैं वह डिफरेंट टाइप से नेमिंग करते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं कुछ डिफरेंट वे में, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम करने का तरीका डिफरेंट होता है, और उसके लिए भी IUPAC रूल है जिसके द्वारा हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल होता है और उससे नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड होता है। इट मींस मेटल के सराउंडिंग में आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स इससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इस कॉम्प्लेक्स में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस मेटल एटम को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये एटम के रूप में भी रह सकता है, हो सकता है ये आयन के रूप में भी हो। और ये जो L लिखे हैं, ये L आपको लिगेंड को दर्शा रहा है, ये लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल मेटल के साथ में मोर देन वन लिगेंड जनरली अटैच्ड होता है। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में 2, 3, 4, 5 और 6 लिगेंड अटैच्ड रहते हैं। जब सेंट्रल मेटल के साथ में लिगेंड अटैच्ड रहते हैं तो इसका जो बेसिक आइडिया है, इसमें बताया गया कि सेंट्रल मेटल के साथ में लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड रहता है। लेकिन जब एडवांस कंसेप्ट आया, मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में किसी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। तो कई सारे थ्योरीज हैं, कई सारे कहानियां हैं इसके अंदर, हम लोग इन सब को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किया, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बेसिस पर उन्होंने बताया कि एक मेटल दो तरह के वैलेंसी शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दोनों एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले, इसमें एक सेंट्रल मेटल जो होता है वह दो तरह के वैलेंसी शो करता है। सेंट्रल मेटल का कुछ वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी होता है और वो आयोनाइजेबल होता है, वहीं कुछ वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी होता है जो आयोनाइजेबल नहीं होता है। ये जो आयोनाइजेबल नहीं है वैलेंसी, आप इसको नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर नाम देते हैं। तो जितने नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी के द्वारा लिगेंड अटैच्ड रहते हैं, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी को जो भी स्पेसिस सेटिस्फाई करता है, जितना टोटल नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल बोलते हैं इन द कॉम्प्लेक्स। तो सेंट्रल मेटल एटम exhibit two types of valency according to Werner's theory of complex. First one is primary valency, that is ionizable, and this valency, ionizable valency, are satisfied by negative ion. It means anion only. Primary valency is satisfied by negative ion or anion only, while secondary valencies may be satisfied by neutral molecule or anions both. सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को काउंट करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया कि देखो, जो भी एनायन आयोनाइज नहीं होता है, डिसोशिएट नहीं होता है या प्रेसिपिटेट नहीं होता है, वह एनायन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, और जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो तो सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करता है। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग कुछ नोट भी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है
या सेंट्रल मेटल ऑफ कंप्लेक्स exhibit two types of valencies। कंप्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वह दो तरह के वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, दो तरह के वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, it is called as ionizable valency। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल वैलेंसी। और सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज it is non-ionizable valency। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी को ही बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। सेंट्रल मेटल का ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जितना सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली। नेगेटिव आयन का मतलब होता है एनायंस। प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन के द्वारा ही सेटिस्फाई होते हैं, और जो एनायन आयोनाइजेबल होगा, जो एनायन प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, हम लोग उस एनायन को प्राइमरी वैलेंसी में जुड़ा हुआ समझेंगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और बोथ। सेकेंडरी वैलेंसी को नेगेटिव आयन भी सेटिस्फाई कर सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई कर सकता है, या दोनों सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि जो नेगेटिव आयन आयोनाइजेबल नहीं होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, और सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑलवेज सेकेंडरी वैलेंसी में ही जुड़ा होता है, सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और जितने नॉन आयोनाइजेबल नेगेटिव आयन हैं सबको मिला दें तो बन जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी से जो जुड़े होते हैं वह स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं और उससे कोवेलेंट मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट शेप बनता है। जैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल का शेप लिनियर बताते हैं, किसी का ट्राइगोनल, किसी का टेट्राहेड्रल, किसी का ऑक्टाहेड्रल। ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी शेप होता है, और इनके शेप को डिसाइड करता है इनका सेकेंडरी वैलेंसी, जो स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है। यानी कि जितने भी लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच्ड होते हैं वह पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं, और उससे कॉम्प्लेक्स के लीनियर या ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल लाइक शेप तैयार होते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, नोट कर लेंगे। सेकेंडरी वैलेंसीज आर ओरिएंटेड in particular direction in a space, so complex acquire definite geometrical shape। इसलिए कॉम्प्लेक्स एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। जैसे है सेंट्रल मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच्ड है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। सेंट्रल मेटल के साथ में ये 4 लिगेंड
कुछ इस तरह से अटैच्ड है, जिसमें दो लिगेंड एक प्लेन में रहते हैं और दो लिगेंड प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो। हम लोग इसको टेट्राहेड्रल से बोलते हैं। तो फोर लिगेंड वाला, फोर सेकेंडरी वैलेंसी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो दो तरह के शेप का होता है। टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या स्क्वायर प्लैनर शेप का हो सकता है। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 4 है। Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इट मीन सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। 4 लिगेंड अटैच्ड है, इट मीन सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। जितना भी पार्टिकल, जितना भी स्पेसीज सेकेंडरी वैलेंसी में जुड़ा होगा, हम लोग उस जुड़े हुए स्पेसीज को, उस बॉन्डेड स्पेसीज को लिगेंड नाम देता है। तो यहाँ मेटल के साथ में 4L जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये सेकेंडरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। इसी तरह से यदि Ml2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो दो ही लिगेंड है, और जब दो ही लिगेंड है तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर चले जाते हैं, और इसका जो शेप होता है वो लीनियर शेप। जब 3 लिगेंड अटैच्ड होंगे सेंट्रल मेटल के साथ तो ये ट्राइगोनल लाइक ज्योमेट्री में प्रेजेंट होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। यहाँ पर कितने बॉन्ड एंगल बनते हैं? 120 डिग्री। और जब 5 होता है, जब 5 लिगेंड अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ में जब 5 लिगेंड अटैच्ड रहेगा, जब 5 लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच्ड होते हैं तो सेंट्रल मेटल से 5 लिगेंड का अटैच्ड रहने पर इसका, सेंट्रल मेटल के साथ में 5 लिगेंड अटैच्ड रहने पर इस तरह से इनका जो शेप होता है, यह शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का। हम लोग इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप एक ट्रायंगल इस तरह से बना सकते हैं और इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर की तरफ लिगेंड का अटैचमेंट दिखाएंगे। ये सभी लिगेंड 120 डिग्री एंगल पर है, और वन ऑफ द लिगेंड इस प्लेन के, ट्रायंगुलर प्लेन के एबव चला जाता है और वन ऑफ द लिगेंड ट्रायंगुलर प्लेन के बिलो। यदि हम लोग इन सब को, इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर को ऊपर वाले लिगेंड से अटैच करते हैं तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल के नीचे जो लिगेंड है उसको भी इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स मिला दें तो इस ट्रायंगल के नीचे, इस प्लेन के नीचे एक पिरामिड बनता है। मतलब दो पिरामिड बनता है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो ये ट्राइगोनल और दो पिरामिड है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाई पिरामिडल। तो इसको, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। जब 5 लिगेंड अटैच्ड होगा सेंट्रल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स में, हम लोग इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बताते हैं। जब 6 लिगेंड अटैच्ड हो, जब Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका ओक्टाहेड्रल शेप कहलाता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम एक स्क्वायर प्लेन के चारों कॉर्नर की तरफ इस तरह से 4 लिगेंड अटैच्ड हो गए 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से, और दो लिगेंड इस प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो चले जाते हैं। तो प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो दो लिगेंड अटैच्ड हो गए तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। इस स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन गया और एक पिरामिड इसके नीचे भी बन जाएगा। प्लेन के नीचे, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसी शेप को हम लोग ओक्टाहेड्रल शेप भी बोलते हैं। इस तरह के शेप को ओक्टाहेड्रल शेप भी बोलते हैं। तो ओक्टाहेड्रल शेप जब 6 लिगेंड सेकेंडरी मेटल, 6 लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को ऑफ द मेटल सेटिस्फाई करता है, हम लोग इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं? ओक्टाहेड्रल शेप। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा। यदि 2 सेकेंडरी वैलेंसी है तो लीनियर शेप होगा, 3 सेकेंडरी वैलेंसी है तो ट्राइगोनल लाइक शेप होगा, और 4 सेकेंडरी वैलेंसी है तो या तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगा या टेट्राहेड्रल शेप होगा, और 5 सेकेंडरी वैलेंसी है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप, और 6 सेकेंडरी वैलेंसी है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला थ्योरी
वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया COCl3.5NH3। ये क्वेश्चन मैंने पिछले दिन पूछा था, पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बताया गया था कि एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो COCl.5NH3 आयन यहाँ पर बच जाता है और दो क्लोराइड जो है, वन क्लोराइड इससे सेपरेट नहीं हो रहा है और दो क्लोराइड एज AgCl प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाता है। जब एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से 1 मोल COCl3.5NH3 का रिएक्शन कराते हैं तो 1 क्लोराइड आयनाइज नहीं हो रहा है, जबकि 2 क्लोराइड यहाँ सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेटेड हो गया। इसका मतलब है कि वर्नर साहब ने जो थ्योरी दिया कि नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है, जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करता है। तो अमोनिया यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। और जो क्लोराइड आयोनाइज नहीं हो रहा, जो प्रेसिपिटेटेड नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दें, यह एनायन, ये क्लोराइड आयन, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो क्लोराइड, जो नेगेटिव आयन आयोनाइज नहीं करता है, वो भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको लिखने का तरीका ये नहीं है, ये मैं गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, बट इसको लिखने का तरीका हम लोग समझेंगे। कम्प्लेक्स के लिखने का तरीका होता है, इसमें सेंट्रल मेटल को सबसे पहले दिखा देते हैं। कोबाल्ट यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, इसको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस करेंगे। उसके बाद अल्फाबेट ऑर्डर में आप लिगेंड को दिखाते हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या लिगेंड, उसमें जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले दिखाएं। जैसे अमोनिया पहले आता है अल्फाबेट, क्लोराइड बाद में आता है, हम लोग अमोनिया को पहले यहाँ पर लिखेंगे। और क्योंकि अमोनिया 5 है तो NH3 का हम लोग होल 5 करते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5NH3 मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड कोबाल्ट के साथ में अटैच्ड, और 1 क्लोराइड जो है वो भी कोबाल्ट के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है, जो आयनाइजेबल नहीं है। और नेट चार्ज यहाँ पर कितना क्रिएट होगा, यहाँ पर चार्ज जो होगा वो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितने क्लोराइड इससे सेपरेट हो जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि 2 क्लोराइड इससे सेपरेट हो गया एज AgCl, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। हम लोग इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज को दिखाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स के लिखने का तरीका ये होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगेंड पहले आते हैं उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आते हैं उस लिगेंड को हम लोग बाद में प्लेस करते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है, आप उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब ओनली 1 टाइप का लिगेंड होता है तो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड मौजूद हो, जैसे CO के साथ में सिर्फ NH3 जुड़ा हुआ है, ओनली NH3, तो आप इसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन जब आपको CO के साथ में NH3 भी जुड़ा हुआ था और क्लोराइड भी जुड़ा हुआ है, तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स को जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड मौजूद होता है, आप उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कंप्लीट हो गया है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितना कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन NCERT बुक में भी दिए हुए हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले दिन हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन सब में हम लोग जाएंगे। चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, मीडियम लेंथ का चैप्टर है। हमारे वीडियो को आप रोज देखें, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर पाएंगे, गारंटी है इस बात। थैंक यू।